स्पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आज आपके सामने जैसे हमेशा की तरह नए नए टॉपिक लेके आ रहा हूँ, भूगोल से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित। अब भारत की जलवायु से संबंधित थोड़े से आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ है कि इनसे संबंधित डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये जलवायु है वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में भी आपके काम आई। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने जलवायु वाला टॉपिक नहीं लिया, लेकिन ध्यान रखना है उससे संबंधित भी ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपके भारत और विश्व दोनों की क्लाइमेट जलवायु से संबंधित आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट होती क्या है और जलवायु। एक होता है मौसम, एक है जलवायु। एक होता है मौसम और एक है जलवायु। मौसम उसको कहेंगे छोटी अवधि। छोटी अवधि की जो भी अगर तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, उनसे संबंधित जो भी अगर आपके फैक्चुअल है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, उनसे संबंधित अगर आपके छोटी अवधि की अगर जलवायु से संबंधित जो भी दशाएं होती है, मौसम से संबंधित जो भी दशाएं होती है, जैसे उसमें मुख्य रूप से तापमान और वर्षा से संबंधित, वायुदाब से संबंधित अवस्थाएं होती है। तो छोटी अवधि की है तो उसको मौसम कहेंगे, और बड़ी अवधि की है तो उसको जलवायु कहेंगे। बाकी और इससे कोई मतलब नहीं है। अब मौसम प्रतिदिन भी हो सकता है, प्रति सप्ताह भी हो सकता है, प्रति माह का भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जलवायु आपके बहुत सालों बाद में, यानी 30 साल का इसमें 30 साल का अवधि रहती है, 30 सालों की अवधि रहती है। तो आपको सबसे पहले तो जलवायु समझ में आ गई, मौसम और जलवायु समझ में आ गई। अब इस जलवायु, अब इसके दो शब्दों से बना है, मिलके बना है, किससे? जल और वायु। अब जल में कई तत्व है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, एक इसमें आपके एक ट्रिक है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की कारक पूछे कि जलवायु के कारक कौन से हैं, तो उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक को याद करोगे तो आपके कोई भी गड़बड़ नहीं रहेगी। उसका नाम है लैंड फॉर्म्स। उसका नाम क्या है? लैंड फॉर्म्स। अब देखिए, सबसे पहले अपन एल से शुरुआत करते हैं। एल यानी लैटिट्यूड। एल देखिए, लॉन्गिट्यूड नहीं करना है, लैटिट्यूड। अब इस एल से ऐसे ही आप हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख लो, आपके समझ में आएगा। लैटिट्यूड या फिर जिसको अक्षांश कहते हैं, तो अक्षांश या लैटिट्यूड। ध्यान रखना कई बार ऐसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड। एल मतलब लैटिट्यूड, ए मतलब अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ऊंचाई को, ऊंचाइयों से संबंधित तो अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, एल मतलब लैटिट्यूड, ए मतलब एल्टीट्यूड, और इस अल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई। इसका मतलब क्या है? ऊंचाई। तो एल, एल के बाद में ए, एन, फिर है आपके एन। एन का है मतलब नियरेस्ट ऑफ सी, यानी आपके नियर, एन से मतलब है नियरेस्ट ऑफ सी। समुद्र की कितनी दूरी है या कितना नजदीक है। समुद्र जितना नजदीक होगा, क्लाइमेट सम जलवायु पाई जाएगी, समानता होगी। तो जितना नजदीक होगा समुद्र से दूरी, इसको आप पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, समुद्र से दूरी से संबंधित। तो समुद्र से दूरी से संबंधित ये भी आपको ध्यान रखना है कि समुद्र से दूरी से संबंधित कौन सा है? एन। फिर है डी। आगे कौन सा है? डी। डी मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइंड या हवा की दिशा। तो हवा की दिशा से संबंधित डायरेक्शन, ध्यान रखना ये दूरी है, ये दिशा है, यानी नियरेस्ट कितनी दूरी है, और डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी, हवा की दिशा कौन सी है, उससे संबंधित डी आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। फिर एफ मतलब फॉरेस्ट। एफ मतलब फॉरेस्ट यानी वन। तो एफ मतलब फॉरेस्ट है, यानी वनों से संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ओ आया।
ओ का मतलब ओशियन करंट है, ध्यान रखना। एक आप जैसे इसको थोड़ा मैं इधर ही लिख लेता हूं क्योंकि ये लैंड इधर आ जाएगा, फॉर्म्स इधर आ जाएगी। तो एफ का मतलब है फॉरेस्ट यानी वन। वन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जलवायु को प्रभावित करने वाले में वन। पहले तो ये कारक समझ लीजिए, फिर मैं इन एक एक कारक को बताऊंगा कि ये कारक क्या इफेक्ट करता है, ये कारक क्या इफेक्ट करता है। वैसे आपके नॉर्मली आपको पूछ लिया जाता है निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है कि नहीं है, ज्यादातर आपके फैक्चुअली क्वेश्चन आते, लेकिन कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट उसके पीछे क्या है। तो एफ मतलब आपके फॉरेस्ट है यानी वन है, और फिर आता है ओशियन करंट। ये ओ से मतलब ओशियन करंट यानी समुद्री धाराएं। अब समुद्री धाराएं ध्यान रखना, गर्म धाराएं भी होती है, ठंडी धाराएं भी होती है, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठंडी धाराएं कौन सी है, गर्म धाराएं कौन सी है, कहाँ चलती है, उनसे संबंधित आपको ध्यान रखना। फिर है आर। आर मतलब रेन यानी वर्षा। तो ये वर्षा भी महत्वपूर्ण कार्य के रूप में आपके कार्य करती है। तो इस वर्षा का भी आपको ध्यान रखना है कि वर्षा का कारक कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना। फिर आपके है एम। एम मतलब माउंटेन मतलब पर्वत। तो अब पर्वत भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भारत की जलवायु के लिए या इटली की जलवायु के लिए आल्प्स पर्वत जैसे प्रयोग होता है, वैसे भारत की जलवायु के लिए हिमालय पर्वत यूज होता है। हिमालय पर्वत से समुद्री ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, भारत में मानसून की वर्षा इस हिमालय पर्वत के कारण होती है। तो ये माउंटेन या पर्वत। फिर एस मतलब सोइल। अब सोइल वैसे अगर देखो तो मृदा सोइल, ये ध्यान रखना आपके वर्षा और तापमान पर भी डिपेंड करती है। जैसे लेटेराइट मिट्टी हर जगह नहीं पाई जाती, जहां पर ज्यादा वर्षा और ज्यादा तापमान पाया जाता है वहां लेटेराइट मिट्टी होती है। तो कुछ कारक ऐसे भी है जो आपके इसमें जरूरी भी है, जो वर्षा और तापमान को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कौन कौन से मुख्य रूप से कारक है। तो देखिए लेटीट्यूड अक्षांश। अब लेटीट्यूड अक्षांश, अब एक एक कारक को समझिए। ये देखिए ग्लोब है, इस ग्लोब में ऐसी रेखाएं होती है उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन दूर की तरफ जाएंगे ठंडा क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी 0 डिग्री के आसपास बहुत ज्यादा ग्रीष्मकाल या बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाएगी, और जैसे जैसे अपन इससे दूर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी होगी। तो यहां जैसे जैसे जाओगे क्या होगी, ताप कम होगा, वर्षा कम होगी। देखिए कुछ उसके पीछे दूसरे भी कारण है, कई बार वर्षा उच्च अक्षांशों में भी होती है, लेकिन सामान्यतः ताप कम होता है, वर्षा भी कम होती है, और जैसे जैसे अपन दूर की तरफ जाएंगे ठंडक बढ़ेगी, तापमान सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी। तो ये सब आपके किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, अक्षांश के आधार पे। तो अक्षांश के आधार पे अगर आपको पूछे कि शीतोष्ण, अब इसके पीछे बहुत सारे कारक, जैसे यहां पर जहां उष्ण जलवायु पाई जाती है वहां पर चावल की खेती होती, लेकिन जैसे जैसे अपन शीतोष्ण की तरफ या ठंडे क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वहां पर गेहूं की होती। तो इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि किस क्लाइमेट में, किस जलवायु में कौन सी प्रकार की आपके फसल होती है, कौन से प्रकार के लोग पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के रहन सहन, किस प्रकार की वेशभूषा और किस प्रकार के आवास होते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके इस अक्षांश रेखाओं के आधार पे। तो ये समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा वाला। अब देखिए ऊंचाई, दूसरा कारक अपन ने बताया ऊंचाई। अब देखिए अपन जैसे कहते हैं समुद्र तल, जैसे सपोज करो ये समुद्र तल है, इस समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या हो जाती है, कमी हो जाती। अब जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में आपके 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे कम हुई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जाओगे तो उसमें बहुत सारे प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या होगी, ताप में कमी आएगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है,
ताप में कमी, उल्टा संबंध है। मतलब अब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो ताप में कमी होगी। ऐसे कैसे? अगर ऊंचाई कम होगी तो ताप बढ़ेगा जैसे जैसे नजदीक होगा। इसी तरह ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो रहा है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब भी क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। वायुदाब ताप और उल्टा होता है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर उल्टा सिस्टम है। यहां पर वायुदाब भी क्या होगा? कमी, यानी दाब की भी कमी होगी, ऑक्सीजन भी कमी होगी, गैसों की कमी होगी, सघनता की कमी होगी। ये सभी आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन धरातल के पास रहेंगे तो धरातल के पास में बहुत ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में क्या होगी? कमी होगी। तापमान में जैसे जैसे कमी होगी, इसी कारण से ऊपर जो बादल बनते हैं वो बादल घनघोर वर्षा भी करते हैं। तो वर्षा का एक कारण ये भी है कि ये घनघोर बादल किस प्रकार से जैसे घनघोर वर्षा करते हैं, तो वो भी उसका एक मुख्य कारक है। तो ये भी ऊंचाई वाला भी कारक हो गया। इसके बाद अगर अपन ऊंचाई के बाद में अपन आगे जाते हैं तो जैसे जैसे अपन कहते हैं कि समुद्र से दूरी। अब आप देखिए, ये इंडिया के मैप में ये फैक्ट कौन सा है? समुद्र से दूरी। इनमें ध्यान रखना, ज्यादा फैक्ट मत पढ़ो, इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो भी आपके ध्यान हो जाएगा। अगर आपको पूछे निम्न में से सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है, अब उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर सही निकाल सकते हो। जैसे शिमला दे दिया ऑप्शन में, तो शिमला धरातल से बहुत ऊंचा है, समुद्र से भी बहुत दूर है, तो ठंडा ही होगा। माउंट आबू ठंडा ही होगा। तो इस प्रकार से जो आपके ऊंचाई पर स्थित है या अक्षांश रेखाओं से दूर है या समुद्र तल के पास, जैसे यहाँ चेन्नई है, यहाँ मुंबई है, यहाँ कोलकाता है, तो इन शहरों में आप अगर तापमान देखोगे तो लगभग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दिन और रात का लगभग औसतन रूप से ऐसा रहता है। यानी इनका तापमान लगभग इन डिग्रियों के बीच में रहता है, यानी 20 से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा, यानी इनके बीच में ही पाया जाता है। ना इनसे ज़्यादा होता है ना इनसे कम होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर समकारी प्रभाव रहता है। ध्यान रखना, ये जल है, जैसे ये भारत के चारों तरफ 3 तरफ जल है। इस जल की प्रकृति क्या होती है? धीरे ठंडा होगा, धीरे ही गर्म होगा, धीरे धीरे ही क्या होगा? ठंडा, और धीरे धीरे ही क्या होगा? गर्म। तो धीरे धीरे गर्म होगा तो तापमान भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे ही ठंडा होगा तो तापमान भी धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे सूर्योदय हुआ तो यहाँ पर अपने जैसे धोरे, ये जैसे रेगिस्तानी भाग है। अब ये रेगिस्तानी भाग है तो ये बालू है, ये तो जल है, जल तो धीरे धीरे, लेकिन बालू है, रेत है, वो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती। कैसे? सुबह सूर्योदय हुआ, रेत गर्म हुई, गर्मी लगने लग गई। लेकिन समुद्र के किनारे सूर्योदय हुआ, धीरे धीरे गर्म होगी, लगभग दोपहर के 3-4 बजे के आसपास अच्छा धरातल के रूप में, अच्छे के रूप में आपके थोड़ा सा पानी गर्म होगा, तो उस कारण से वो गर्मी आएगी। लेकिन धीरे धीरे ठंडा होते होते लगभग सुबह के 3 या 4 वापस बच जाएंगे। तो यानी धीरे धीरे ही ठंडा होता है और धीरे धीरे ही बंद होता है। तो इस कारण से इसको ध्यान रखना, समकारी प्रभाव रहता है। तो अगर आपके बालू, रेत या जहाँ मिट्टी है या जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ तापमान, इसमें तापांतर, बहुत ज़्यादा तापांतर मतलब दिन का तापमान और रात का तापमान, या अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। जैसे दिन का दैनिक तापांतर, वर्ष का वार्षिक तापांतर, महीने का मासिक तापांतर। ये तापांतर मतलब ताप का अंतर, यानी अधिकतम और न्यूनतम ताप में जो अंतर है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जैसे जैसे अंदर जाओगे तापांतर क्या होगा? बढ़ेगा। तापांतर बढ़ेगा मतलब दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात का तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो ये तापांतर बढ़ता है, लेकिन इस समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में तापांतर समान रहता है, सम तापमान रहता है, जलवायु समकारी प्रभाव रहती है। तो यहाँ जलवायु इसके आसपास सम रहती है। और जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे
या जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी उसका तापमान की प्रभाव होगा। अब देखिए अगला है एक पॉइंट अपन ने जैसे बताया डायरेक्शन डी, पवन की डायरेक्शन दिशा। तो पवन की जो दिशा है वो कैसे इफेक्ट करती है? पवन की दिशा देखोगे हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। जैसे इंडिया के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता, हिमालय पर्वत देखिए पर्वतीय भाग में भी अपन पॉइंट में आएंगे, लेकिन अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो इसकी उधर से ध्रुवीय हवाएं आती, ठंडी हवाएं आती। तो पवन की दिशा किस तरह से? पवन की दिशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी जहां पर तापमान कमी होगा, जहां पर जितना तापमान कम होगा उतना ही हाई प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना तापमान ज्यादा होगा हाई प्रेशर उतना ही कम होगा। तो ये उल्टा इफेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हाई प्रेशर से पवन हमेशा लो प्रेशर की तरफ चल रही है, तो हमेशा वैसे ऐसे कह सकते हैं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ जाती है। अब वो उसके आसपास वाले क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि आसपास का क्षेत्र कहाँ पर ठंडा है कहाँ पर गर्म, और जहाँ पे ठंडी हवा चल रही है उस क्षेत्र को ठंडा कर देती है, जहाँ पर गर्म हवा चलती है वो आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देती है। जैसे लू के मौसम में आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है, ठंड के मौसम में वापस ठंड आ जाती है। तो वो पवन की दिशा भी इस आपके प्रभावित करती है। अब वन, अब देखो वन एक तो ऑक्सीजन देते हैं, एक आपके तापमान को नियंत्रित करते हैं, ताप को नियंत्रित करते हैं। ताप को नियंत्रित कैसे? ध्यान रखना, जहाँ वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ वन ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ उस क्षेत्र के आसपास वनस्पति के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन खूब पाई जाती है, वहाँ पर आपके तापमान ना तो बहुत ज़्यादा रहता है और ना ही तापमान बहुत कम रहता है, मतलब समकारी प्रभाव रहता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे आपको उनके बारे में ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ताप को नियंत्रित किया जाता है वनों के द्वारा। तो वनों के द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर देखोगे तो एक आती है समुद्र की धाराएं। समुद्र की धाराएं कैसे करती है? करंट। ये करंट क्या है? जैसे कोई गर्म धारा है, जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का उदाहरण लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जल धारा है वो ध्यान रखना मेक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर के आसपास में चल के ये जैसे ही इस आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के ऊपर की तरफ जब पवन जाती है, जिसको नॉर्वेजियन पवन कहते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे तो रूस के भी कुछ बंदरगाह वहाँ पे खुले रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वो गर्म हवा, गल्फ स्ट्रीम इतनी गर्म है कि उस ध्रुवीय क्षेत्र में जाने पर भी ये गर्म का इफेक्ट करती है, इस कारण से वो गर्म धारा उस क्षेत्र को भी गर्म कर देती। लेकिन कहीं कहीं जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जाती है तो उसके आसपास मरुस्थल विकसित हो जाता है, तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसी हो जाएगी? BWH प्रकार की जलवायु हो जाएगी। तो ये आपके सभी प्रकार की जलवायु को प्रभावित करने के लिए गर्म और ठंडी धाराएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मरुस्थल, ठंडी मरुस्थल आपके समुद्री धाराएं होगी, वहीं पर उसी के आसपास मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। तो इस मरुस्थल को प्रभावित करने में भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक आपके वर्षा की मात्रा, वर्षा कैसे? ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ पर जलवायु कैसी होगी? अति आर्द्र। उससे कम होगी तो उसको आर्द्र कहेंगे, उससे कम होगी तो उसको उपाद्र कहेंगे, इससे भी कम हुई तो उसको लगभग शुष्क कहेंगे, और शुष्क में भी बहुत ज़्यादा शुष्क हुई तो बहुत ज़्यादा शुष्क था। तो इस प्रकार से वर्षा के आधार पर भी अपन क्लाइमेट, जलवायु को परिवर्तन या जलवायु को अपन देख सकते हैं कि जलवायु किस प्रकार से इसके इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। अब देखोगे एक आपके जैसे माउंटेन, पर्वत। अब भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अगर आप पर्वत देखोगे, ये हिमालय पर्वत नहीं होता, ये हिमालय जैसे भारत के नॉर्थ में ये पर्वत। अब पर्वत देखो, यहाँ से ये समुद्र की ठंडी ध्रुवीय हवाएं आती, ठंडी ध्रुवीय हवाएं आती,
अगर ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हिमालय को पार कर देती, अगर ये हिमालय की ठंडी हवाएं ध्रुवीय साइबेरिया की ठंडी हवाएं पार कर देती, तो इसके पीछे देखो आप, ये जो चीन है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, नेपाल वाला क्षेत्र है, म्यांमार वाला क्षेत्र है, इनकी आंखों की संरचना देखी, उसकी क्लाइमेट देखी, उसके अकॉर्डिंग लोगों की रहन सहन भी हो जाती। आप देखोगे तो उनकी आंखें भी पूरी नहीं खुलती। वो सब क्या कारण है? इस ध्रुवीय हवा। और अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ रहा है, जिसकी दिशा ये होती, अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये मानसून, हिमालय नहीं होता तो ये जो जाके चीन में, मंगोलिया में, रूस में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, म्यांमार में इधर जाके वर्षा करता। भारत में वर्षा बहुत कम मात्रा में करता या नहीं कर पाता। तो ये सब आपके डिपेंड करता है किस पर? इस पर्वतीय क्षेत्रों की। बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र, जैसे एक उदाहरण अपने यहाँ ले लो, ये रहा। अगर ये अरावली की संरचना ऐसे होती तो राजस्थान हरा भरा होता, लेकिन ये इसकी दिशा ऐसे है और ये बंगाल की खाड़ी का मानसून के सामने नहीं रहता, और मतलब उधर पूर्वी राजस्थान में रहता है, केवल पश्चिमी राजस्थान सूखा का सूखा रह जाता है। और ये जो इधर से अरब सागर की जो धारा जारी है, अरब सागर का जो मानसून जा रहा है, उसके तो लगभग समानांतर है। इस कारण से वो ध्यान रखना आपके आगे पहुंच जाता है, मतलब उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान रखना है। किस प्रकार से? एक है मिट्टी। अब जैसे मिट्टी कैसे प्रभावित करती है, जैसे एक मिट्टी कैसी है? शुष्क मिट्टी है, आर्द्र मिट्टी है, अब उसमें भी डिपेंड करता है। अब जैसी मिट्टी होती है उस मिट्टी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे कि क्लाइमेट, अब देखो आप को सीधा पूछे कि भारत की जलवायु कैसी, आपको क्वेश्चन एक तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो भारत विश्व संदर्भ में आपको सीधे पूछेंगे, विश्व संदर्भ में भारत की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण कटिबंधीय। वैसे तो अपने उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में आते हैं, लेकिन उष्णता ज्यादा होती है क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है और समुद्री क्षेत्र भी पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी मानी जाती है, लेकिन जैसे नॉर्थ वाले भाग में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपन कह सकते हैं। वैसे होनी तो चाहिए ये जलवायु की दृष्टि से कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय, लेकिन यहाँ पर जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है। वैसे देखें तो भारत, जैसे भारत के मध्य से ये कर्क रेखा जाती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा जाती है, तो इन कर्क रेखा के उत्तर में तो उपोष्णी होना चाहिए और नीचे उष्ण होना चाहिए। ऐसे देखें तो 50-50 है, लेकिन भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु ज़्यादा पाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे चीज़ें आपको सीधे सीधे पूछ ली जाती है, सीधी सीधी आपको। एक आपके जेट स्ट्रीम भी चलती है, आपको सीधे सीधे जेट स्ट्रीम से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। अब ये जेट स्ट्रीम होती क्या? जेट स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो 100 मंडल होता है। जैसे वायुमंडल में 100 मंडल है, समताप मंडल है, इन मंडलों से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना, 100 मंडल की जो ऊपरी सीमा है, उस ऊपरी सीमा में जेट जो आपके वाहन चलते हैं, उन वाहन की जैसे स्पीड है उसी स्पीड में वैसे ये इस जेट वाहनों को सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। वैसे ये 12 किलोमीटर ऊपर चलती है और इसकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये इतनी तेज हवा चलती है और ये चक्रवात आपके मानसून को सबको प्रभावित करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अब भारत में क्या है कि विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे, ये देखिए भारत के नक्शे में देखोगे तो क्लाइमेट कुछ
महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्लाइमेट है भारत की जलवायु। अब आपको सीधे ही पूछ लेंगे ईटी प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो ये जैसे देखोगे ये पूरा लगभग ई प्रकार की क्लाइमेट का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश वाले में DFC, यहाँ पर ई है, थोड़ा सा यहाँ ईटी है, ईटी मतलब थोड़ा सा ध्रुव से कम। अब क्या है, ये कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण। वैसे कोपेन के बारे में आपको इतना डीपली तो नहीं पूछा जाता, फिर भी कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण दिया था। उन्होंने सबसे पहले 1918 में वर्गीकरण दिया। कब दिया? 1918 में सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण दिया। फिर उन्होंने 1931 में इसका संशोधन किया। उसमें क्या किया? 1931 में इसका संशोधन किया और 1936 में वापस इसको संशोधित किया। तो इस प्रकार से ये तीसरी बार इन्होंने वापस संशोधन करके स्थापित किया। वैसे इसका एक और संशोधन 1954 में भी करते हैं, इनके जो शिष्य है 53-54 में करते हैं। वैसे 53 भी माना जाता है और 54 भी माना जाता है, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। वैसे इन चीज़ों को तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्रेगरी और पोई, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको ये पूछा जाता है कि भारत के वर्गीकरण में आपको ऐसे पूछेंगे कोपेन द्वारा DFC जलवायु कहाँ पाई जाती, तो अरुणाचल प्रदेश। ऐसे आपको सीधे सीधे क्षेत्र में पूछ लेंगे, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जलवायु भारत में कौन से प्रकार की पाई जाती है, तो वो देखोगे तो ये पूरा जो गंगा का बेल्ट है, इस गंगा वाले बेल्ट में जो जलवायु पाई जाती है CWG, ये ध्यान रखना CWG है। ये आपके इसमें अब इसको पूरा शुष्क, शीत ऋतु, मानसूनी जलवायु कहते हैं। आप केवल इसको कोड से ध्यान रख लीजिए, कोपेन के जो कोड है उसी के अकॉर्डिंग याद रख लीजिए। ये है BWHW। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आओगे तो स्टेपी प्रकार की BHHW, तो ये थोड़ी सी स्टेपी प्रकार की, मतलब इससे कम तापमान है, थोड़ा सा कम तापमान पाया जाता है इसमें, और थोड़ा सा इसका ज़्यादा तापमान पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि BWHW जलवायु और BWHW ये थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्म वाले क्षेत्र में ये जलवायु। अब देखो BWHW यहाँ पे भी हॉकी स्टिक एक क्षेत्र है BWHW, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र पाया जाता है। फिर यहाँ पर AMW, यहाँ पर AMW, वैसे इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, BWHW ये, और ये AMW, ये AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और AS, ये पूछा हुआ किस कि AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, जहाँ पर कोरोमंडल तट पाया जाता है। आपको ऐसे मंडल तट पहले मैंने बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा कि कोरोमंडल तट कहाँ है। तो कोरोमंडल जहाँ तट है, उस तट के आसपास जो जलवायु पाई जाती है वो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले भाग में वो आपके AS प्रकार की जलवायु है। और जो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर जैसे मालाबार तट वगैरह, और ये जो बीच वाला भाग है पूरा AW का। तो इस प्रकार से ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के अकॉर्डिंग आपके जलवायु पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत के प्रमुख क्षेत्रों में जलवायु से संबंधित आपके क्षेत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सीधे सीधे जलवायु कोड पूछेंगे, उस कोड से बताना है कि आपके कौन कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है। इस जलवायु से संबंधित टॉपिक में एक आपके मानसून भी आता है, एक क्या आता है आपके मानसून भी आता है। मानसून से संबंधित भी आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है मानसून। अब भारत में मानसून कौन सा आता है, एक तो सीधा याद रखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में जो मानसून का नाम है उसका नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसमें दो घटनाएं और होती है, एक होती है अल नीनो और एक होती है ला नीनो। ला नीनो ध्यान रखना, ऐसे याद रख लेना, भारत के मानसून को लाता है और अल नीनो नहीं लाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है भारतीय मानसून को फायदा कौन करता है, ला नीनो या अल नीनो। और ये घटना होती है दिसंबर की घटना,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एयरफोर्स में कि अल नीनो की घटना कब होती है, तो ध्यान रखना दिसंबर के महीने में होती है। बाकी जून जुलाई के माह में भारत में वर्षा होती है, मानसून आता है, लेकिन दिसंबर के माह में जो पेरू हम्बोल्ट की धारा है, जैसे यहाँ पर आप ग्लोब में देखोगे तो यहाँ पर ये पेरू देश है, यहाँ पर एक पवन चलती है पेरू हम्बोल्ट की धारा, ये जैसे ही पवन यहाँ तक इफेक्ट करती है भारतीय मानसून को, इस भारतीय मानसून को यहाँ तक ये इफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से आपको सीधा ध्यान रखना है कि पेरू हम्बोल्ट की धारा किस प्रकार से आपके भारतीय मानसून को प्रवेश। अब देखिए भारतीय मानसून एक तो लाता है, एक न ला नीनो। एक भारतीय मानसून कहाँ पर प्रवेश करता है, तो केरल के मालाबार तट पर, किस तारीख को, 1 जून। ध्यान रखना, लेकिन अगर ये तो मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि में या फिर भारत में प्रवेश करने की तिथि 1 जून, लेकिन भारत में सबसे पहले वर्षा, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती। कहाँ होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को वर्षा हो जाती है। तो भारत में मानसून 25 मई को ही आ जाता है, लेकिन वो संपूर्ण भूमि में अंडमान निकोबार वाले भाग में आता है। ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि में 1 जून को आता है। और वापस देखिए जैसे 15 सितंबर के आसपास वापस मानसून चला जाता है। अब जब 15 सितंबर के आसपास वापस जाता है, तो वापस जाते वक्त जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है। आते वक्त कहाँ होती है, मालाबार तट जो केरल में, और जाते वक्त कहाँ होगी, कोरोमंडल तट। तो आते वक्त जो जलवायु पाई जाएगी वो है AMW, और जाते वक्त जो जलवायु पाई जाती है वो AS जलवायु। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होती है। अब कुछ परंपरागत ऋतु है, जैसे भारत की 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के थोड़े से महीने आप याद रख सकते हो। वैसे इनको आप हिंदू महीनों के हिसाब से भी याद रख सकते हो, और जिसको भारतीय महीने और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से भी याद रख सकते हो। जैसे आप देखोगे तो बसंत सबसे पहले महीना आता है चैत वैशाख, तो चैत और वैशाख में बसंत ऋतु पाई जाती है। ये मार्च अप्रैल मई का भी महीना थोड़ा जाता आता है, मार्च अप्रैल का महीना आता है, तो मतलब ऐसे याद रख सकते हो, तीसरा और चौथा महीना, तीसरा चौथा महीना। फिर बसंत के बाद में अगर आपके जो जलवायु होगी वो ग्रीष्म होगी। अब ये वैशाख, चैत वैशाख में जब ये होता है तो अगला महीना जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़, इसके महीने होंगे 5वां 6ठा महीना, मुख्य रूप से 5वां 6ठा महीना। देखिए इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी होता है। फिर है वर्षा। अब वर्षा देखिए जेठ आषाढ़ तक वो हो गया, तो आगे सावन और भादवा, सावन और भाद्रपद, ये है 7वां 8वां महीना। ये आपको ध्यान रखना। अगर सबसे आर्द्र महीना पूछे तो अगस्त होता है आर्द्र, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई के महीने में, सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई के महीने में होती है, लेकिन आर्द्र महीना आपके अगस्त है, ये ध्यान रखना। फिर है शरद ऋतु, ये सब सावन भादवा पूरा हो जाएगा तो आओज और आसोज जिसको बोलते हैं अपन, और कार्तिक, या फिर ऐसे 9वां 10वां महीना जो आप अंग्रेजी महीने में 9वां 10वां महीना कहते हैं। एक आती है हेमंत, जैसे अभी चल रही है हेमंत, जो है वो मार्गशीर्ष और पोष और मार्गशीर्ष महीने में, ध्यान रखना ये आपके 11वां 12वां महीना। और फिर आपके आती है शिशिर, जो कि आपके माघ और फाल्गुन महीने में आती है, जो कि पहले दूसरे महीने। तो इस प्रकार से आपको इन थोड़ी सी ऋतुओं के हिसाब से भी ध्यान रखना है। वैसे अगर शीत ऋतु पूछे तो आपके जो शीत ऋतु है वो अभी 15 दिसंबर से शुरू हुई है और 15 मार्च तक चलेगी। ये है शीत ऋतु। ये कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। शीत ऋतु के बाद में आएगी ग्रीष्म ऋतु, जो 15 मार्च से शुरू होगी, मतलब 15 के बाद में एक दिन आगे लिख लो, 16 मार्च से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अपने पश्चिमी राजस्थान में तो 15 जुलाई तक मानसून आता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु। फिर मानसून ऋतु होगी, जो अपने 15 के बाद में जैसे ही वर्षा शुरू होती है,
16 जून से 15 सितंबर। वैसे ये कोई फिक्स नहीं है, फिर भी लगभग इन महीनों के आसपास ये ऋतुएं रहती है। और फिर वापसी होगी वो आपके 16 सितंबर से लेकर वापस 15 दिसंबर तक, यानी 14 दिसंबर तक ये लौटता मानसून। तो इस प्रकार से आपको ये सभी आपको ऋतुओं का ध्यान रखना है। मानसून में एक आपके इस मानसून आता है ना, उससे पहले कुछ वर्षा होती है। जैसे मानसून आता है उससे पहले कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, उसको थोड़ा सा आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि आमर वर्षा कहाँ होती है। एक अम्लीय वर्षा होती है वो अलग है, आमर वर्षा अलग है। कर्नाटक और केरल में जो मानसून के पूर्व वर्षा होती है उसको आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये आम के पकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको मानसून के पूर्व की वर्षा को आमर वर्षा कहते हैं। और ये अप्रैल के महीने में होती है। आपको सीधा पूछा जा सकता है आमर वर्षा कौन से राज्यों में होती है, तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के भी कुछ भाग में होती है। अगर पूछे कौन से महीने में होती है तो अप्रैल महीने में होती है। वैसे अगर आप देखोगे तो वैसाख के महीने में होती है। अगर आप उस हिंदू महीने में करोगे तो आप इसको भी ध्यान रखना। अब देखिए एक होती है फूलों वाली वर्षा, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, फूलों वाली वर्षा, या जिसको अपन चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो वो होती है, ध्यान रखना, केरल और कर्नाटक वाले भाग में। किस कारण से? जैसे ये केरल कर्नाटक में होती है, ये कैवा के फूलों को पकाने के लिए। ये जब कैवा के फूल पक जाते हैं इस वर्षा के द्वारा, तो इसके द्वारा खुल जाते हैं, तो वो आपकी वर्षा ये। फिर एक काल वैसाखी, वैसाख के महीने में होती है, काल के रूप में आती है वर्षा, तो उसको काल वैसाखी कहते हैं। वैसे ये वेस्ट बंगाल वाले भाग में है मुख्य रूप से, तो काल वैसाखी ये वैसे वेस्ट बंगाल और असम वाले भाग में वर्षा होती है। इसमें क्या है कि वैसाख के महीने में होती है और असम और वेस्ट बंगाल में जो बहुत भयंकर रूप में नुकसानदायक वर्षा होती है, तो इस कारण से उसको अपन काल वैसाखी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है किस प्रकार की वर्षा किस प्रकार की नुकसानदायक भी होती है और कई फायदेमंद भी होती है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज अपन ने क्लाइमेट से संबंधित कुछ टॉपिक की, किससे संबंधित किए? क्लाइमेट से संबंधित। आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि कुछ वर्षा सबसे पहले जलवायु। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में बताया। सबसे पहले आपको सीधे सीधे कारक पूछ लेते हैं कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है कौन से नहीं है। तो उसमें ध्यान रखना, एल ये लैंड फॉर्म्स ऐसे याद रख लेना। एल से मतलब लेटीट्यूड यानी अक्षांश, ए मतलब अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन मतलब समुद्र से जो दूरी है, नियरेस्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग, और डी मतलब डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन है ध्यान। फिर एफ मतलब वन, ओ मतलब ओशियन करंट, आर मतलब रेन, और एम मतलब माउंटेन पर्वत, और एस मतलब सोइल्स। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना इसके क्या क्या इफेक्ट है, उनको भी अपन ने अलग अलग पढ़ा। जैसे अक्षांशों से अपन जैसे जैसे दूर जाएंगे 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाएंगे, तापमान में भी कमी होगी और वर्षा में भी सामान्यतः कमी होती। फिर ऊंचाई, जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तापमान में कमी होगी, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो वायुदाब में भी कमी होती। फिर अपन ने कहा समुद्र से दूरी, जैसे जैसे अपन समुद्र के आसपास रहते हैं वहाँ जलवायु सम जलवायु पाई जाती है, और जैसे जैसे अपन आंतरिक भाग अंदरूनी भागों में जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट विषम जलवायु पाई जाती। फिर पवन की दिशा, जिस प्रकार से पवन ठंडी हवाएं, जहाँ पर ठंडी हवाएं आती है वहाँ पर जलवायु क्लाइमेट को ठंडा कर देती है, जहाँ पर गर्म आती है वहाँ के क्लाइमेट को गर्म कर देती है, ये बात ध्यान रखना। फिर अपन ने कहा वन भी ताप को नियंत्रित करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन ने कहा समुद्री धाराएं, कुछ गर्म जलधाराएं हैं कुछ ठंडी जलधाराएं। ठंडी जलधाराओं के आसपास क्षेत्र में जो आपके मरुस्थल विकसित हो जाता है, जैसे बेंगुला धारा के पास में नामीबिया मरुस्थल, कैलिफोर्निया धारा के पास में कैलिफोर्नियाई मरुस्थल, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के पास में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल, कनारी जो धारा है उसके आसपास सारा का मरुस्थल। इस प्रकार से पेरू और हम्बोल्ट की जो ठंडी धारा है
उसके द्वारा जो आपके अटाकामा मरुस्थल और इसी तरह फॉकलैंड की जो ठंडी धारा है उसके द्वारा आपके पैटागोनिया का मरुस्थल। तो ये बहुत सारे मरुस्थल आप देखोगे तो जैसे ठंडी ठंडी धाराएं जहाँ जहाँ चलती है उस ठंडी धारा वाले क्षेत्र में ये मरुस्थल विकसित हो जाते हैं। तो ये मरुस्थल का भी ये कारण है। और गल्फ स्ट्रीम धारा जैसे वेस्ट इंडीज के लोग काले दिखाई देते हैं वो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के कारण। आर्द्रता के आधार पे कुछ अति आर्द्र क्षेत्र है, कुछ आर्द्र क्षेत्र है, कुछ उपाद्र है, कुछ शुष्क क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना। फिर अपन ने किया कि वर्षा पर्वत किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में अपन देखेंगे तो जैसे जिस तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है, अगर वो ठंडी धाराएं आ रही है, समुद्र की धाराएं, ये जो आपके ध्रुवीय हवाएं अगर हिमालय से पार कर देती, हिमालय पार आ जाती, तो यहाँ पर भी इस हिमालय के पीछे वाले जो देशों के संबंधित यहाँ पे भी ऐसी क्लाइमेट होती। और जो मानसूनी हवाएं हैं हिमालय के जो सामने जाती है, वो अगर मानसूनी हवाएं अच्छे से अगर हिमालय नहीं रोकता, इसको रोकता नहीं, तो ये भी यहाँ वर्षा नहीं कर पाती, ये कहीं रूस, मंगोलिया, चीन में वर्षा जाकर करता। फिर अपन ने कहा मिट्टी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वैसे भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होनी चाहिए, लेकिन भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर अक्षांशों के आधार पे देखो तो वैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं। एक आपके जेट स्ट्रीम से संबंधित है। वैसे देखिए एक आपके थोड़े से मंडल आप समझ लीजिए, ऐसे एक है मंडल नीचे नीचे क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर ऊपर है समताप मंडल, फिर अगर आप ऊपर जाओगे तो मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। ये ऐसे कुछ मंडल है। अगर आप इसकी देखोगे तो औसत ऊंचाई 18 और 8 से है, मतलब 13 के आसपास। फिर इसके 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर है। ये देखोगे तो 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक है। फिर ये जैसे 100 किलोमीटर आग से आसपास। फिर उसके ऊपर तो जैसे जैसे अपन ऊंची जाएंगे तो ऊंचाई के आधार पर तापमान क्या होगा, घटता है। इस समताप मंडल के आसपास हवाई जहाज और जहाज चलते हैं। हवाई जहाज, एरोप्लेन इसी आपके समताप मंडल में चलते हैं। और ओजोन परत जो पाई जाती है, इसी के कारण इसको ओजोन परत भी कहते हैं। ओजोन परत भी इसको कहा जाता है। वैसे देखें तो 20 से 45 के बीच में ओजोन पाई जाती है, लेकिन 23 किलोमीटर के आसपास ओजोन की सघनता बहुत ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना, जिसको 20 से 25 भी अपन कई बार लिख लेते। आयन मंडल में जो ये आपके रेज है, रेडियो की तरंगे हैं, टीवी की तरंगे है, ये सब आयन मंडल से स्रावित होती है। क्षोभ मंडल में अगर आप देखोगे तो क्षोभ मंडल में ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, लगभग इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। लेकिन आपके भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ध्यान रखना 18 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा। तो अगर आप देखोगे तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा, क्षोभ जिसको अपन स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं या स्ट्रेटोस्पास कहते हैं, जो आपके सीमा है, अगर उसके आसपास देखोगे तो ध्रुवों पर तापमान कम नहीं है, ज़्यादा है। किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा से मुकाबले, भूमध्य रेखा पर कम है। तो आपको अगर क्षोभ सीमा पर पूछे कि भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा है या कम, क्योंकि जैसे जैसे तापमान आपके पवन की दिशा बढ़ेगी उसके क्षेत्र का व्यास भी बढ़ेगा। व्यास बढ़ने के कारण जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो इस क्षोभ सीमा के आसपास जो 8 और 18 ये जैसे अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन औसतन रूप से 12-13 किलोमीटर मानी जाती है। तो 12-13 किलोमीटर के आसपास जो 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो आपके पवनें चलती है उसको अपन जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन ने ये भी कुछ किए कारक, जैसे वर्षाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये आमर वर्षा कहाँ होती है। तो आमर वर्षा ध्यान रखना कर्नाटक और केरल में होती है, अप्रैल के महीने में होती है, जो आम पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको आमर वर्षा कहते हैं।
फूलों वाली वर्षा जिसको चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, केरल कर्नाटक, और ये केवा पकाने के लिए, केवा के फूल लगाने के लिए काम आती है, इसलिए ध्यान रखना। काल वैसाखी जो वेस्ट बंगाल और असम में पाई जाती है। फिर बसंत का महीना, बसंत का महीना वैसे चैत वैसाख के महीने में होता है, अंग्रेजी महीनों में तीसरा चौथा महीना। ग्रीष्म का महीना जेठ आषाढ़ पांचवा छठा महीना। वर्षा ऋतु सावन भादवे की मानी जाती है मुख्य रूप से, सातवां आठवां महीना। शरद ऋतु आशोज कार्तिक की मानी जाती है, जो 9वां 10वां महीना। हेमंत मार्गशीर्ष और पोष के महीने में 11वें 12वें महीने। शिशिर जो माघ और फाल्गुन की मानी जाती है पहले दूसरे महीने में। वैसे इन ऋतुओं को भी माना जाता है, भूगोलवेता कई मानते हैं। जैसे शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक की होती है, 16 मार्च से 15 जून तक की ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद में 16 जून से 15 सितंबर तक मानसून आता है, और 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक वापस क्या हो जाता है, लौटते हुए मानसून की ऋतु होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट। अब भारत का जो मानसून है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ये थोड़ा दिशा, जिस दिशा से पवन चलती है उसी दिशा की पवन के आधार पर उस दिशा मानसून का नाम होता है। जैसे पश्चिम से आती है तो उसको पछुआ पवन कहते हैं, पूर्व से आती है तो उसको पूर्वा पवन कहते हैं। जैसे अपने गांव में बोलते हैं ना परवई, परवई परवई वो पूर्वई है, पूर्व से आने वाली हवाओं को पूर्वई कहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उसी शब्द को परवई परवई बोल देते हैं, तो वो पूर्वई है, पूर्व की आने वाली। अल नीनो और ला नीनो, ला नीनो भारतीय मानसून को लाता है, अल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। ये जो मालाबार तट पर केरल में जलवायु AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुख्य भूमि पर 1 जून को ही पहुंचता है, लेकिन ध्यान रखना अंडमान निकोबार पर भारत में सबसे पहले मानसून 25 मई को आ जाता है। 15 सितंबर से भारत में मानसून वापस चला जाता है, और कोरोमंडल तट पर AS प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वहाँ वर्षा करता है। फिर अपन ने कहा कि यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु जो जम्मू कश्मीर और ऊपर हिमाचल प्रदेश वाला भाग है, यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु। उत्तराखंड वाले भाग में ET प्रकार की जलवायु, या सिक्किम में भी कुछ ET और ई प्रकार की जलवायु, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे है पर्वतीय क्षेत्र सॉरी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, DFC प्रकार की जलवायु, और ये पूछा भी जाता है DFC प्रकार की। और एक आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रकार की जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो ये पूरे मध्य भारत में पाई जाती है। BWHW केवल पश्चिमी राजस्थान और कुछ ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हॉकी स्टिक क्षेत्र, जहाँ से ना तो इधर से वर्षा होती है ना इधर से, यानी ना तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ना आते हुए मानसून से वर्षा होती है, बीच में ये शुष्क क्षेत्र रह जाता है, तो इसको BWHW जलवायु कहते हैं। एक बीच में AMW प्रकार का जलवायु, जहाँ पर मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, और AS प्रकार की जलवायु जो तमिलनाडु में शीतकाल में जहाँ वर्षा होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में देखोगे तो सबसे पहले कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया, फिर उसमें संशोधन किया 1931 में, फिर उसमें संशोधन किया 37 में, और 1953 में इसके शिष्य ग्रेगरी और पोई ने भी इसको और ज़्यादा विकसित किया। तो इस प्रकार से इन्होंने कई बड़े अक्षर यूज लिए, कई छोटे अक्षर यूज लिए। इसमें क्लाइमेट के आधार पर उन्होंने कुछ वर्ड यूज लिए, वो चीज़ें सीधे सीधे पूछ लिए जाते। अब देखो जैसी क्लाइमेट होगी उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको देखोगे तो फसल भी होगी, जलवायु भी होगी। अब देखो ये CWG, यहाँ पर गेहूँ और चावल का बेल्ट है, गेहूँ और चावल पाया जाता है। यहाँ मक्का पाया जाता है, मक्का नीचे मक्का पाया जाता है। इधर आप देखोगे ज्वार है, बाजरा है, उस प्रकार की फसलें बोई जाती है। ऊपर देखोगे तो केसर है, सेब है, इस प्रकार के जो फल फ्रूट होते हैं वो इसमें होते। तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके रोल करती है आपके जलवायु। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत की क्लाइमेट या भारत की जलवायु देखें तो आपके जैसे अपन ने कर्क रेखा, इसको बारे में पढ़ा था पहले। कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरने के कारण अगर आप देखोगे, वैसे ये यूपी से नहीं गुजरती, थोड़ी नीचे से ऐसे, मतलब यूपी पास में रह जाता है। तो ये जैसे क्लाइमेट गुजर रही है
तो ये रेखा लगभग 50% ऊपर है और 50% भारत का भाग नीचे। तो 50% तो उपोष्णकटिबंध में और 50% उष्णकटिबंध में। लेकिन भारत की जलवायु इससे भी ज़्यादा उष्णता पाई जाती है, क्योंकि इधर वापस मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है। तो इस कारण से भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु ध्यान रखना आपके ये है, जो कि भारत में इस पूरे भारत की जलवायु इसी को ये माना जाना। एक देखिए, जैसे मैंने अभी जलवायु से संबंधित किया, कुछ आपके फैक्ट सीधे सीधे ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनको अभी इनके छोटे से टॉपिक में अपन इसके साथ में कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सीधे पूछ ली जाती है और उनसे संबंधित अपन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको सीधे सीधे थोड़े से राष्ट्रीय अपन को ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय मोर वगैरह। तो एक तो जैसे राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीयता क्या था, राष्ट्रीय पक्षी मोर। ध्यान रखना, राज्य पक्षी गोडावण है वो राजस्थान का है, अपन को भारत के लिख रहे हैं। भारत के देखोगे तो क्या है, पक्षी है मोर, पशु है बाघ। ऐसे आपको सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पुष्प है कमल, अशोक चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो ऐसे आपको प्रत्येक का ध्यान रखना है। गान गीत तो आपको पता ही है, गान जनगण मन, जनगण मन, गीत वंदे मातरम। और भाषा हिंदी है ही, लिपि देवनागरी है। भाषा जो हिंदी है, भाषा की इसकी लिपि है ना, लिपि भी पूछी जाती है। लिपि देवनागरी जो अभी अपन लिख रहे हैं, लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अगर जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन है, जो अब खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है गंगा डॉल्फिन, जो जलीय जीव। ये सब राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय गान है, गीत है, भाषा है, लिपि है। वाक्य बोले तो सत्यमेव जयते। ये आपके डिफेंस से संबंधित एक ऐसे क्वेश्चन बन जाता है इससे संबंधित। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्वज है तो तिरंगा, जिसमें 24 तिल्ली वाला ब्लू कलर में चक्कर बना हुआ है, ध्वज तिरंगा। 3 रंग कौन से है, केसरिया, हरा, वाइट। इसको भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय नदी तो गंगा ही, सबसे पवित्र नदी गंगा ही मानी जाती है। और विरासत पशु पूछे तो बाघ है, विरासत पशु पूछे ना, विरासत पशु तो हाथी, तो हाथी है। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़े से भारत के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये क्या क्या है भारत के संदर्भ। इसके अलावा अपन ने क्लाइमेट के बारे में तो किया ही, अभी थोड़ा समय था तो ये थोड़े आपको पशु पक्षी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपको ऐसे कि पक्षी कौन सा है, तो मोर। अपने भारत का राजस्थान का गोडाउन है। पशु जैसे अपने यहाँ सिंकारा और ऊँट है, लेकिन भारत का बाघ है। पुष्प यहाँ रोइडा है, लेकिन यहाँ कमल है। चिन्ह अशोक स्तंभ है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, शेरवाड़ा। गान जनगण मन 52 मिनट में गाते हैं वो। गीत वंदे मातरम 52 जो सेकंड की मिनट में नहीं, ठीक है। और भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, भाषा हिंदी की लिपि ना। जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है। वाक्य सत्यमेव जयते, ध्वज तिरंगा है, नदी गंगा है, विरासत पशु हाथी। तो इस प्रकार से अपन ने ये सब आज किया। और भारत की जलवायु से संबंधित भी अपन ने किए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत की जलवायु से संबंधित भी अपन ने फैक्ट किए। तो इस प्रकार से आपने सभी देखे। इसी प्रकार अपन भारत के भूगोल के विभिन्न टॉपिक लेके आएंगे और विभिन्न टॉपिकों को करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आप रेगुलर बने रहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों का वैसे सम्मान कीजिए
और ध्यान रखना, आप जो भी आपके माता पिता है उनको और गुरुजनों को सम्मान कीजिए, और जो भी माता पिता और गुरुजनों के जो आपके सपने हैं उन सपनों को साकार कीजिए। ध्यान रखना, आप अपने इन सब के सपने बहुत पॉजिटिव होते हैं और उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका धन्यवाद।